डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदूषित जल और मौत पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इंदौर प्रशासन को मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। जस्टिस एम.एस. सोनक होंगे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस संगम कुमार साहू होंगे पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस सौमेन सेन केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सेंगर के वकील को 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा। केस की सुनवाई 4 हफ्ते बाद। सुप्रीम कोर्ट अरावली पर अपने फैसले पर लगाई रोक। केंद्र से मांगी जानकारी, नई समिति बनाने का लिया निर्णय। नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की अहम केसों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। उन्नाव बलात्कार मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया था और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह एक अलग मामले में सजा काट रहा है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में कानून के सवाल पर विचार करना चाहते हैं। सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और हमें लगता है कि उनकी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट की व्याख्या से लगता है कि एक कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाएगा, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि वह व्याख्या गलत हो सकती है और इसका मतलब होगा कि विधायक लोक सेवक नहीं है। सीबीआई ने तर्क दिया कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनकी जमानत से पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने यह भी तर्क दिया कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी जमानत से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सेंगर के वकील ने तर्क दिया कि सेंगर को एक लोक सेवक के रूप में नहीं देखा जा सकता और उनकी सजा को निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने एक दंडात्मक कानून दूसरे कानून से परिभाषा नहीं ले सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सेंगर को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही 7 साल से अधिक समय जेल में बिता लिया है। कोर्ट ने सेंगर को 15 लाख रुपए की निजी मुचकले और 3 जमानतदारों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि सेंगर एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उनकी जमानत से पीड़िता और उसके परिवार को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने यह भी तर्क दिया था कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर है और उनकी जमानत से न्यायपालिका की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेंगर के मामले में कानून के सवाल पर विचार करना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा, हमें लगता है कि सेंगर के खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं और उनकी जमानत पर रोक लगाई जानी चाहिए। हम इस मामले में कानून के सवाल पर विचार करेंगे और सेंगर की जमानत पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र पर अपने हालिया फैसले को स्थगित कर दिया है और कहा कि इस मामले में कुछ स्पष्टीकरणों की आवश्यकता है। कोर्ट ने एक विशेषज्ञ समिति के गठन का भी निर्देश दिया है, जो अरावली क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों पर विचार करेगी और अपनी राय देगी। कोर्ट ने कहा कि अरावली क्षेत्र में अनियोजित खनन गतिविधियों से पर्यावरण को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है कि कोर्ट ने कहा कि सरकारों को इस मामले में अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा,
हमें लगता है कि अरावली क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों पर विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना आवश्यक है। हम इस मामले में आगे की सुनवाई जनवरी में करेंगे। सीजीआई जज सूर्यकांत ने कहा कि यह विश्लेषण करना कि क्या नए रूप से निर्धारित अरावली क्षेत्र में सतत खनन या नियंत्रित निगरानी के बावजूद किसी भी प्रतिकूल पारिस्थितिक परिणाम का कारण बन सकता है। इस पहलू की जांच की जा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया। अंतरिम रूप से कोर्ट ने आदेश दिया कि पहले दिए गए निर्देश और पिछली समिति की सिफारिशें तब तक प्रभावी नहीं रहेंगी। कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी में इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। अरावली पहाड़ी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यह क्षेत्र अपनी समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। अरावली क्षेत्र का संरक्षण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में अरावली पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक नई परिभाषा को मंजूरी दी थी। इस परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र को 100 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था। हालांकि इस परिभाषा को लेकर कई आपत्तियां उठाई गई थी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी में इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार करेगा। अरावली मामला अरावली पहाड़ी क्षेत्र के संरक्षण और खनन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर में एक नई परिभाषा को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर कई आपत्तियां उठाई गई थी। अब कोर्ट ने इस फैसले को स्थगित कर दिया है और एक विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पासपोर्ट का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे केवल इसलिए नहीं रोका जा सकता क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य की पहली जिम्मेदारी है। यह मामला महेश कुमार अग्रवाल नामक व्यक्ति से संबंधित है, जिसका पासपोर्ट समाप्त हो गया था और उन्होंने इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हालांकि पासपोर्ट प्राधिकरण से उनके आवेदन को खारिज कर दिया था और क्योंकि उनके खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक कार्यवाही लंबित थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पासपोर्ट अधिनियम की धारा 62F आपराधिक कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने पर पूर्ण रोक नहीं लगाती है। कोर्ट ने कहा यदि संबंधित आपराधिक अदालत ने मामले की जांच की और पासपोर्ट जारी करने या उपयोग करने के संबंध में आदेश पारित किया तो पासपोर्ट प्राधिकरण का पासपोर्ट जारी करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण को नवीनीकरण के चरण में भविष्य की यात्राओं या वीजा की अनुसूची की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट प्राधिकरण का काम यह देखना है कि क्या आपराधिक अदालतों ने यात्रा की संभावना को खुला रखा है और यदि हाँ तो पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट प्राधिकरण को महेश कुमार अग्रवाल को 10 वर्षों की अवधि के लिए एक साधारण पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा पासपोर्ट जारी करने के बाद भी व्यक्ति को आपराधिक अदालत के आदेशों का पालन करना होगा और जब भी अदालत द्वारा निर्देश दिया जाएगा पासपोर्ट जमा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है, जिसमें मौखिक दलीलों के लिए स्पष्ट और अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। इस एसओपी के तहत सीनियर वकीलों, बहस करने वाले वकीलों और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को सुनवाई शुरू होने से कम एक दिन पहले मौखिक दलीलों के लिए प्रस्तावित समय सीमा अदालत को बतानी होगी। यह जानकारी ऑनलाइन अपीयरेंस स्लिप पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सीनियर एडवोकेट, बहस करने वाले वकील और संबंधित एओआर की संयुक्त होगी। एसओपी ने यह भी कहा कि लिखित प्रस्तुतियों को सीमित किया गया है। इसके तहत अधिनियम अधिकतम 5 पन्नों की एक संक्षिप्त लिखित दलील या नोट सुनवाई की निर्धारित तिथि से कम 3 दिन पहले दाखिल करना अनिवार्य होगा। यह लिखित प्रस्तुति विपक्षी दल पक्ष को पहले से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि सभी वकीलों को अदालत द्वारा निर्धारित समय सीमा का सख्ती से पालन करना होगा और मौखिक बहस उसी निर्धारित समय के भीतर समाप्त करनी होगी। यह कदम लंबी, दोहरापूर्ण और अनावश्यक मौखिक दलीलों पर रोक लगाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। इस नए दिशा निर्देश को सुनवाई की प्रक्रिया को अधिक अनुशासित, केंद्रित और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे न केवल अदालत का समय बचेगा बल्कि लंबित मामलों के निपटारे में भी तेजी आने की उम्मीद है। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के सेवन से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने की गंभीर घटना पर इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी द्वारा दायर जनहित याचिका पर त्वरित सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने इस त्रासदी पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से मृतकों और वर्तमान स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सरकार को यह रिपोर्ट 2 जनवरी तक न्यायालय में पेश करनी होगी। हाईकोर्ट में दूषित पेयजल मामले में 2 याचिकाएं लगी हैं। भागीरथपुरा में हुई मौतों में एक महिला का पोस्टमार्टम किया गया। बाकी सभी को स्वास्थ्य विभाग प्रारंभिक तौर पर सामान्य मौतों बता रहा है, लेकिन बाद में 4 मौतों की वजह डायरिया बताई गई है। सच्चाई ये है कि अब तक दूषित पेयजल से 15 मौतें हो चुकी हैं। इनमें 9 महिलाएं, 6 पुरुष और 1 नवजात शामिल है। वहीं सरकार ने जहरीले पानी के मामले में अपर आयुक्त को हटाने का निर्देश दिया है। रितेश इंसानी द्वारा दर्ज याचिका में शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुबह याचिका पेश होने के कुछ ही घंटों के भीतर यह निर्णय सुनाया। यह आदेश नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मौतों का सिलसिला 28 दिसंबर से शुरू हो चुका था, लेकिन पहली रिपोर्ट 2 जनवरी को आई, जिसमें पेयजल दूषित बताया गया। मौतों की वजह का खुलासा रिपोर्ट में शामिल नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने डायरिया की वजह से 4 मौतें रिकॉर्ड की है। इंदौर में जब मुख्यमंत्री आए तो उन्हें भी अफसरों ने 4 मौतें ही बताई, जबकि बस्ती में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एम.एस. सोनक की झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति 18 दिसंबर 2025 को आयोजित सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में की गई सिफारिश के बाद हुई है। जस्टिस सोनक झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे, जब वर्तमान मुख्य न्यायाधीश तरकलोक सिंह चौहान 8 जनवरी 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस विकास की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की और कहा कि जस्टिस सोनक की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सोमेन सेन को केरल हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने की अधिसूचना भी जारी की है। जस्टिस सेन 9 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नितिन मधुकर जामदार के उत्तराधिकारी होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। जस्टिस सोनक का जन्म 28 नवंबर 1964 को हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा डॉन बास्को हाई स्कूल, पणजी, गोवा से पूरी की है। उन्होंने थेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से बीएमसी की पढ़ाई डिग्री और एमएस कॉलेज ऑफ लॉ पणजी से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। जस्टिस सोनक ने 1988 में वकालत शुरू की और बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी पीठ में सिविल, संवैधानिक, पर्यावरण, श्रम और कर कानूनों में विशेषज्ञता हासिल की है। उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। देहरादून में उत्तर पूर्वी लुक के कारण नस्लीय हमले का शिकार हुए 24 साल के स्टूडेंट की दुखद मौत के बाद उत्तर पूर्वी राज्यों और भारत के अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय नागरिकों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक अंतरिम व्यापक गाइडलाइंस बनाने की मांग की गई।
ताकि नस्लीय टिप्पणी को हेट क्राइम का हिस्सा माना जाए और इसे दंडनीय बनाया जाए। इसमें केंद्र और राज्य स्तर पर नोडल एजेंसियों की भी मांग की गई है, जहां ऐसे नस्लीय मकसद वाले अपराधों की रिपोर्ट दी जा सकती है। याचिकाकर्ता ने हर जिले क्षेत्र में नस्लीय अपराधों से निपटने के लिए समर्पित विशेष पुलिस इकाइयों के निर्देश देने की भी मांग की है। साथ ही नस्लीय भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के वर्कशॉप और बहस आयोजित करने की भी मांग की है। त्रिपुरा के एक MBA स्टूडेंट एंजल चकमा पर हाल ही में देहरादून के सेलाकुई में उनके उत्तर पूर्वी लुक के कारण हमला किया गया। दावों के अनुसार जब वे खरीदारी कर रहे थे तो चकमा और उनके भाई को पुरुषों के एक समूह ने सिर्फ उनके उत्तर पूर्वी लुक के कारण नस्लीय टिप्पणियों और अपमानजनक गालियों का सामना करना पड़ा। समूह हिंसक और हो गया और भाइयों को चाकू मारकर पीटकर छोड़ दिया। लगभग 14 दिनों तक इंटेंसिव केयर में रहने के बाद चकमा, जिन्हें गर्दन और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी, 27 दिसंबर को उनका निधन हो गया। इस घटना के आधार पर यह PIL दाखिल की गई, जिसमें नस्लीय मकसद वाले अपराधों से निपटने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की गई, जिसे हमारा कानून वर्तमान में सामान्य अपराधों के बराबर मानता है, जिससे मकसद को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक गंभीरता को कम किया जा रहा है और दंड से मुक्ति के पैटर्न को बढ़ावा दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि चकमा की मौत कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि उत्तर पूर्वी छात्रों और मजदूरों के खिलाफ नस्लीय भेदभाव का एक पैटर्न रहा है, जिसे केंद्र सरकार ने संसदीय जवाबों में स्वीकार किया है, लेकिन फ्रेमवर्क में इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वह कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में निर्धारित प्रकृति के अंतरिम दिशा निर्देशों की मांग करता है। यह दावा किया जाता है कि नस्लीय भेदभाव और हिंसा सीधे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं और सभ्यता विरोधी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में आकाशा एयर के निशान का इस्तेमाल करने वाले कथित प्रतिरूपकर्ताओं पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये प्रतिरूपकर्ता लोगों को गुमराह कर रहे हैं और नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठ रहे हैं। आकाशा एयर ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग उनकी कंपनी के एजेंट या कर्मचारी होने का दावा करके लोगों से संपर्क कर रहे हैं और नौकरी के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। आकाशा एयर ने कहा कि ये लोग उसकी कंपनी के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आकाशा एयर के ट्रेडमार्क का अनाधिकृत उपयोग करना और लोगों को गुमराह करना गलत है। कोर्ट ने प्रतिरूपकर्ताओं को आकाशा एयर के ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोक दिया और उनके खिलाफ कई अन्य निर्देश भी जारी किए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि प्रतिरूपकर्ताओं के डोमेन नाम, मोबाइल नंबर और बैंक खातों को ब्लॉक किया जाए। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रतिरूपकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। आकाशा एयर ने कहा कि वह अपने ब्रांड की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वह ऐसे प्रतिरूपकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आकाशा एयर के लिए एक बड़ी जीत है और यह अन्य कंपनियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह फैसला दिखाता है कि कोर्ट ट्रेडमार्क के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।